गुड आफ्टरनून क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है, जिसका पार्ट 2 आज डिस्कशन होगा। पार्ट 1 आपको पहले ही बताया गया है, ठीक ना। उसकी वीडियोस भी आपको दी गई होंगी और होप आपने इसका नोट्स भी बनाया होगा, ठीक ना। पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया था? लाइफ किसे कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइंस, लाइफ स्पॉन यानी जीवन अवधि, एवरेज लाइफ स्पॉन यानी औसत जीवन अवधि, लाइफ स्पॉन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यानी अलग अलग जीवों का जीवन अवधि क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में जाना और एक्सटिंक्ट के बारे में जाना कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो प्रायः जो जातियां होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। रिप्रोडक्शन बहुत मस्ट है इस रेस में, यानी जहां पर इतनी ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उस रेस में अपने स्पीसीज को बनाए रखना वो किसके थ्रू होगा? रिप्रोडक्शन के। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रायः जीव क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। ठीक, अब आज रिप्रोडक्शन में हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन रियल में होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा? रिप्रोडक्शन में पैरेंटल जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा, कहाँ से? उसके ऑफस्प्रिंग में, उसी के ऑफस्प्रिंग में होगा, ठीक है ना। तो क्या है पैरेंटल जेनेटिक मटेरियल? वो तो क्लियर है कि पैरेंटल जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, ठीक ना। ये चैप्टर आपको भी पढ़ाया गया था क्लास में, आपको बताया गया था कि ये 100% क्लियर हो गया था कि डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक ना। तो जो कि डीएनए कहाँ पाया जाएगा? क्रोमोसोम्स में, गुणसूत्र में कंटेन होता है, यानी गुणसूत्र का निर्माण डीएनए के ही थ्रू होगा। तो पैरेंटल जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर ऑफस्प्रिंग्स में होता है, ये कॉमन चीजें हैं, ठीक ना। अब है आर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस फंडामेंटल सिमिलरिटीज, यानी जितने भी रिप्रोडक्शन होंगे एसेक्सुअल या सेक्सुअल में कुछ मूलभूत समानताएं सब में पाई जाती हैं। और वो क्या है समानताएं? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल्स, यानी आरएनए, प्रोटीन और अन्य जैव रासायनिकों का निर्माण होना। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए खुद की कॉपी बनाती है इटसेल्फ की, ठीक ना। तो वैसे रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिकृत ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की प्रतिकृत बनना, उसकी कॉपी बनना। सेल डिवीजन, सभी में सेल डिवीजन की प्रोसेस पाई जाएगी। ग्रोथ इन सेल, सभी कोशिकाएं ग्रो करेंगी, वृद्धि करेंगी। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का बनना, जैसे गैमीट्स, ठीक ना। इसके बाद फर्टिलाइजेशन ऑफ यूनिट्स, और इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होना, सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फर्टिलाइजेशन होगा, और जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे। क्लियर? आगे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन के क्या उद्देश्य है, ठीक है। जनन के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उन उद्देश्य को बताते हैं। जात की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जिसको परपेचुएशन कहते हैं, मतलब जात की कंटिन्यूटी बनी रहती, जात अस्तित्व में बना रहता है, ठीक ना। जैसे उस दिन भी बताया गया था, गाय आज से नहीं सदियों पहले से पाई जा रही है, और गाय अगर रिप्रोडक्शन नहीं करती तो उसकी पीढ़ी आज समाप्त हो जाती है। आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के क्या उद्देश्य या जनन के उद्देश्य। पहला पॉइंट इसमें है जात की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी परपेचुएशन। परपेचुएशन का मतलब कंटिन्यूअस बने रहना, ठीक ना। किसका कंटिन्यूटी हो? जाति की। कोई भी जाति हो, मानव जाति जब से सभ्यता में मानव आया होगा पृथ्वी पर, तब से अगर वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करता तो मानव आज विलुप्त हो जाता, वो संभव है। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो स्पीसीज आगे बनी नहीं रहेगी, ठीक ना, वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा है जाति वृद्धि, ठीक ना। जाति वृद्धि, यहाँ पॉपुलेशन ग्रो हो गया। पॉपुलेशन ग्रो का मतलब हो जाएगा कि जीवों की जात हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक ना। समिष्ट में उपस्थित जितने भी जीव हैं उनकी जातियों में वृद्धि होगी, वो भी किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन के द्वारा। रिप्रोडक्शन के ही थ्रू जातियां अपने अस्तित्व बनाती हैं और उनकी लगातार वृद्धि होती रहती है। जितना वो रिप्रोड्यूस करेंगी, जितना वो रिप्रोडक्शन करेंगी, उतना ही ज़्यादा उनकी वृद्धि होती रहेगी।
समिष्ट का संगठन समिष्ट का बनेगा। आय वर्गों का विभाजन होता है, कम वर्ग के अधिक वर्ग के जीव। तो इन सब का विभाजन किसके द्वारा? अगर नया जीव बनेगा तो ऐसे तमाम नए जीव बनेंगे, उनकी एजेस आएंगे, रिप्रोडक्शन से पहले, रिप्रोडक्शन के बाद का एज। तो ये संगठन बनाए रखने का काम भी कौन करेगा? रिप्रोडक्शन ही करता है। ठीक। विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएशन किस में होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं क्योंकि उसमें दो अलग अलग प्रकार के सेल्स मिलते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल। दो सेल्स का फ्यूजन होता है, जुड़ाव होता है, जिससे कि नई सेल्स बनती हैं। इसका अपना अलग कैरेक्टर, ये अपना कैरेक्टर लेकर आती है। इनके जब आप पढ़ेंगे मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन वगैरह, उसमें आएगा एक वर्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण भिन्नताएं आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भिन्नताएं आती है, ठीक ना। इसी वजह से तमाम प्रकार के जीव पृथ्वी पर देखे जाते हैं। क्वेश्चन है भी होता है कि पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है, इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, इतने अलग अलग प्रकार के जीव, इतने अलग प्रकार की विविधताएं क्यों है? सीधा सा मतलब है कि उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, और भिन्नताओं का कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर, ठीक ना। यही भिन्नताएं उनको एडाप्टेशन की क्षमता प्रदान करती है, यानी वो अपने वातावरण के अनुरूप वो एडॉप्ट कर सकता है, अनुकूलित हो सकता है, अनुकूलन बनाए रखता है, ठीक ना। तो भिन्नता अगर नहीं होगी, अलगाव नहीं होगा और वो एडाप्टेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो क्या होगा? उसकी जाति या वो जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा पृथ्वी पर और वो मारा जाएगा। वेरिएशंस में आप ये भी समझ सकते हैं कि एक ही माता पिता की संतान देखिए अलग अलग होती है, तो वेरिएशन के कारण होती है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, ठीक ना। अगर रिप्रोडक्शन होगा तभी लाइफ बनी रहेगी, ठीक ना। कहाँ पर? पृथ्वी पर। लाइफ का आज जब से पृथ्वी पर जीव आए होंगे और अब तक, ठीक ना। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता तो ये कंटिन्यूटी नहीं बनी होती, बहुत सारे जीव नहीं पाए जाते। यानी ये अर्थ पर जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चाहे जिस प्रजाति का होगा, उनकी निरंतरता किसके ऊपर निर्भर करती है? रिप्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करती है, ठीक। अब जनन की विधियां कितनी हैं? तो जनन की विधियां जाहिर सी बात है दो है, लेकिन जनन की विधियां किस पर आधारित है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं या दो कैटेगरी में बांटते हैं या दो मेथड्स में बांटते हैं? पहला मतलब है क्या रीजन? पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन में एक या दो जीवों के भाग लेने के आधार पर रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है। अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, यानी जाहिर सी बात है जिसमें कौन कितने जीव भाग लेंगे? एकल, अकेला जीव भाग लेगा, ठीक ना। और यहाँ लैंगिक जनन में उसी का अपोज होगा, यानी इसमें एक से अधिक दो जीव भाग लेते हैं, दो कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसमें सिंगल सेल्स आती हैं, सिंगल जीव यानी एक ही जीव आता है, एकल जनक आता है, और इसमें दो जनक यानी दो प्रकार की कोशिकाओं का समावेश होता है, ठीक ना। तो अलैंगिक और लैंगिक दो प्रकार के जनन हमको पढ़ने हैं। अब जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के दो प्रोसेस हो गए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? वन सेल और पैरेंट फॉर्म टू और मोर जनरेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी अलैंगिक जनन की एक सरल विधि है, सिंपल मेथड है, जिसमें एक कोशिका या जनक बिना निषेचन के ही एक या अधिक पीढ़ियों को बनाते हैं, ठीक ना। एक ऐसा जनन की प्रक्रिया जो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उनसे जो भी जनरेशन बनेगा वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनेगा, बिना निषेचन के ही। पेरेंट एंड, यहाँ एक की पॉइंट है, यहाँ एक बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पेरेंट एंड न्यू जनरेशन आर सिमिलर। जो भी पेरेंट और न्यू जनरेशन होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। सिमिलरिटीज किस आधार पर होगी? सिमिलरिटी जो होगी वो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल होगी।
मार्फोलॉजिकल का मतलब जैसा उनका पूरा शरीर है सेम टू सेम बनेगा, और जेनेटिकल का मतलब जितने गुणसूत्र पेरेंट के पास होंगे उतने इनके पास होंगे, वो सारा जेनेटिक मतलब जो मैटर होगा, वो सारा जेनेटिक जो कैरेक्टर होगा वो किसके पास होगा, उसके जनरेशन के पास, यानी हूबहू पेरेंट ही वापस बन जा रहा है ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है, या क्लोन बन जाता है। तो इस प्रकार के इंडिविजुअल्स को, इस प्रकार के संतति को, इस प्रकार के नए जीव को हम क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, यानी कार्बन कॉपी, ठीक है। तो कार्बन कॉपी हो गया, ठीक है, लेकिन किस आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल, ठीक है, जैसा उसका रचना होगा रचना के आधार पर, और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर, आनुवंशिक गुणों के आधार पर, दोनों बिल्कुल, दोनों आधार पर पेरेंट और ऑफस्प्रिंग बिल्कुल, ऑफस्प्रिंग तो नहीं, पेरेंट और इंडिविजुअल्स बिल्कुल सेम होते हैं। टेक्निकली एक नोट है कि टेक्निकली यानी प्रायः जो इसमें देखा जाता है कि ऑफस्प्रिंग टर्म जो यूज किया जाता है, ऑफस्प्रिंग बात जो कही जाती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल्स के लिए होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन के द्वारा जो इंडिविजुअल्स बनेंगे उनके इंडिविजुअल्स को हम ऑफस्प्रिंग कहेंगे, और क्लोन किसके कहेंगे, क्लोन टर्म यूज किया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है ना। अब जानते हैं अलैंगिक जनन के कैरेक्टर्स क्या है, लक्षण क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अलैंगिक जनन जो होगा वो केवल एक जनन, जैसे कभी बताया कि सिंगल सेल या पैरेंट, सिंगल सेल या पैरेंट या फिर यूनिपेरेंटल कहलाता है, यानी एक अगर जनक या एक उसका भाग ले रही है वो भी जनन में यूनिपेरेंटल या एक जनक की बात की जाएगी तो उसको यूनिपेरेंटल कहते हैं। तो क्लियर है, पहला सबसे बड़ा कैरेक्टर तो अलैंगिक जनन का यही है, और जनन की दो विधियां जो हमने बांटी वो पार्टिसिपेशन के आधार पर था। तो एक पार्टिसिपेट इसमें कर रहा है, एक ही सिंगल सेल या एक ही जनक भाग ले रहा है, इसलिए इसको यूनिपेरेंटल कहा गया। युग्मक यानी गैमेट का निर्माण नहीं होता, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। इसमें जो विभाजन होगा वो माइटोटिक यानी सूत्री विभाजन होगा, जितना जनक के पास होगा जेनेटिक कैरेक्टर या जितने भी जेनेटिक मटेरियल होगा, अगर मतलब इसका ऐसे समझिए, अगर जनक हैप्लॉइड है, आगुणित है, तो संतति भी आगुणित बनेगी, और यदि वो द्विगुणित है तो वो भी दो गुणित बनेगी। आगुणित क्या होती है और द्विगुणित, जैसे हम मानव कोशिका में देखते हैं कि उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि कोशिका में जितना पेरेंट की गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होंगे उसका अगर हाफ होगा, हाफ सेट मौजूद होगा जिस कोशिका में, वो क्या कहलाएगा, आगुणित कहलाएगा, और पूरा सेट मौजूद होगा तो द्विगुणित कहलाएगा। यानी मानव शरीर की बात की जाए तो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो दो गुणित हैं, लेकिन सिर्फ जन्म कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो आगुणित होती हैं, वो 23 और 23 गुणसूत्र वाली होती हैं, ताकि दोनों मिलकर कितना बनाती होंगी, 46 द्विगुणित हो जाती हैं। यानी स्पर्म में भी आगुणित है और ओवम भी आगुणित है, दोनों के मिलने से जो जाइगोट बनता है n+n = 2n, यानी वो द्विगुणित हो जाती है। तो माइटोटिक इसमें भी विभाजन में क्या होगा, जनक का अगर आगुणित है तो आगुणित बनेगी, और अगर द्विगुणित जनक है तो उससे पैरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो भी दो गुणित बनेगा। कायिक जनन भी इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमेटिक पार्ट, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि कायिक भाग से ही, जैसे आप देखेंगे हाइड्रा में उसके शरीर के भाग से ही मुकुल यानी कली जैसी रचना बनती है और वो उसके शरीर से निकल जाती है। या फिर पौधों में देख लीजिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसको कहलाता है, पौधों के कायिक भाग गुलाब की टहनी लगा दिया। तो इस प्रकार के जनन जिसमें उसके कायिक भाग यानी बॉडी पार्ट से ही अगर कोई नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है तो वो सोमैटिक जनन कहलाएगा। जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पायरो वगैरह टूट जाता है, हर टुकड़े से नया स्पायरो वगैरह बन जाता है। निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए इसको एगैमोजेसिस या एगैमोजेनी कहा जाता है। निषेचन प्रोसेस नहीं है यानी निषेचन नहीं होगा, इसीलिए वो क्या बनाते हैं, क्लोन बनाते हैं। जनन हेतु विशेष अंग स्पेशल अंगों का
विकास नहीं होता, इसमें कोई स्पेशल अंग की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ह्यूमंस में टेस्टिस और ओवरी है, इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे पादप पौधे होते हैं जो सूक्ष्म पौधे होते हैं जिनमें बीजाणुधानियां वगैरह बनती हैं, या फिर लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी बनती है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इस प्रकार की रचना बनती है ताकि उसको स्टोर कर सके। फूलों को निर्माण होना अलग लैंगिक जनन में देखिए, पौधे में फूल यानी वो विशेष अंग उसका है, वो अलग से उनको बनाना पड़ता है। अगर फूल नहीं होगा तो कीट नहीं आएंगे और लैंगिक जनन की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। संततियों व जनकों में गुणसूत्रों की संख्या, रचना और जीन समान होते हैं, यानी अभी आपको पहले ही बताया गया कि ये बिल्कुल क्लोन कार्बन कॉपी होते हैं। ये कब परिस्थिति में होगा? अलैंगिक जनन किन परिस्थितियों में बढ़िया तरह से होगा? तो अलैंगिक जनन ज्यादातर ताप और भोजन के अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कुछ उदाहरण हैं जिनमें अलैंगिक जनन बहुतायत मिलती है। बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोन्स में ये अलैंगिक जनन देखा जाता है। अब आप जानेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियां कितनी हैं, कितने टाइप्स के अलैंगिक जनन होते हैं। चलिए, अलैंगिक जनन में दो वर्ड हमने सुना, स्पोर और गैमीट। स्पोर और गैमीट दोनों सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है? स्पोर से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसमें जो डिवीजन आएगा वो माइटोसिस होता है, सूत्री विभाजन, जबकि गैमीट पहले फर्टिलाइज होंगे, फिर उनसे जाइगोट बनेगा और फिर उनसे ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो कि किस प्रोसेस, मतलब इनमें कौन सा प्रोसेस आता है? मियोसिस आता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन, उसमें समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन ही आता है, ठीक है। अब जानते हैं अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं जो आपके सिलेबस में है। द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी हो गया, मुकुलन यानी बर्डिंग, कलिका यानी बर्ड, बीजाणु जनन यानी स्पोरेशन, खंडीभवन यानी फ्रेगमेंटेशन, पुनरुत्भवन भवन यानी रीजनरेशन, और कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चलिए हम जानते हैं किसके बारे में? द्विविभाजन के बारे में। चलिए, अब आता है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। सबसे पहला पार्ट बाइनरी फिजन में क्या होगा? पैरेंट जो होंगे वो इनटू टू डॉटर सेल्स, यानी दो कोशिकाओं, दो संतति कोशिकाओं या दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। पैरेंट सेल डिवाइड का, पैरेंट का जो सेल डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स, और इसमें जो डिवीजन मेथड होगा, सेल डिवीजन मेथड जो होता है माइटोसिस या माइटोटिक होता है, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा। वैसे भी बाइनरी का मतलब टू और फिजन का मतलब ब्रेक डाउन, यानी एक कोशिका का दो भागों में बढ़ जाना। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एकल जनक होगा वो अनुकूल परिस्थिति में दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक भाग नई संतति कोशिका का निर्माण करती है या नई संतति को बनाती है। टाइप्स में है, इसके 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 आपको लिखा हुआ है। पहला सरल द्विविभाजन, सरल द्विविभाजन यानी सिंपल बाइनरी फिजन, जिसको इर्रेगुलर बाइनरी फिजन भी कहते हैं। इर्रेगुलर का मतलब यहाँ हो गया वो किसी भी तल से डिवाइड हो सकती है, मतलब कहीं से भी वो डिवीजन स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि अमीबा में होता है। लंबवत द्विविभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, सेल डिवाइड लॉन्गिट्यूडिनली, यानी सेल का जो डिवीजन होगा, सेल का बंटवारा जो होगा, जो भागों में बटेगी वो लंबवत होगी, सीधे बिल्कुल, ठीक ना। अनुप्रस्थ द्विविभाजन, जिसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। सेल डिवीजन अकर अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक कोशिका यहाँ है तो एक कोशिका यहाँ है, तो ये ट्रांसफर एक्सिस कहलाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस पर दो कोशिकाओं का विभाजन होगा, जैसे कि पैरामीशियम में होगा, ठीक है, प्लेनेरिया में होगा, बैक्टीरिया में होगा, डायटम्स में होगा। डायटम बहुत खास होता है क्योंकि इनके सेल वॉल में सिलिका पाई जाती है। सिलिका आपने देखा होगा, चिप वगैरह जो बनती है, सोलर पैनल बनता है, उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ऑब्लिक बाइनरी फिजन यानी तिर्यक द्विविभाजन, यह विभाजन मतलब या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड किसी भी आड़ी तिरछी रेखा में विभाजन होता है, जिससे नए संतति का, दो नए संतति का निर्माण होता है। ये लेफ्ट साइड से भी हो सकता है और राइट साइड से भी हो सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पर एक चीज जानना है कि पैरामीशियम जो होता है उसके पास दो न्यूक्लियस होता है, दो केंद्रक होता है,
पहला मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस, यानी गुरु केंद्रक और लव केंद्रक। यहाँ पर ये ध्यान देना है, एक तरह का ये नोट ही है कि माइक्रोन्यूक्लियस यानी जो गुरु केंद्रक होता है उसका विभाजन किसके द्वारा होगा, ये माइटोसिस के द्वारा होता है। वहीं लव केंद्रक का जो विभाजन होगा वो माइटोटिक विधि द्वारा होगा, ठीक ना। कोशिका विभाजन की 3 विधियां हैं, ए माइटोसिस, माइटोटिक या माइटोसिस और मियोसिस यानी असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जिसको सूत्री विभाजन भी कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन ज्यादातर कहाँ होगा, वो जनन कोशिकाओं के निर्माण में होता है। बाकी शरीर की जितनी भी कोशिका है उसमें कौन सा विभाजन होगा, माइटोटिक यानी माइटोसिस होता है हम आपकी सभी कोशिकाओं में। और जनन कोशिकाओं के निर्माण के समय में जब गैमेट बनता होगा, स्पर्म या ओवम बनना होगा, तब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। बाकी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं उसमें माइटोटिक या फिर माइटोसिस डिवीजन होता है। ए माइटोसिस जो होता है वो बहुत सिंपल साधारण होता है, साधारण प्रकार के बैक्टीरिया या अमीबा में ये चीज देखी जाती है। अब जानते हैं अगला, चलिए सेकंड जानते हैं बहुविभाजन यानी मल्टीपल फिजन क्या होता है। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है मोर देन फिजन का मतलब ब्रेकडाउन, यानी एक से मतलब जिसमें 2 सेल्स डिवाइड होते उससे कहीं ज़्यादा सेल्स का बनना मल्टीपल फिजन कहलाता है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि मल्टीपल फिजन ज़्यादातर किन कंडीशन में होगी, प्रतिकूल अवस्थाओं में होती है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, ठीक है। तो यदि जैसे मान लीजिए पानी की कमी हो जाए तालाब में तब ऐसा हो जाए, या और भी कोई रीजंस हो जाए जिसकी वजह से ताप में कमी हो जाए, तो ये सिस्ट बना के रख लेती हैं। होगा कैसे, तो सिंगल सेल जिसमें मेनी टाइम्स डिवीजन होगा, जिसमें बहुत बार डिवीजन होगा, रीडिवीजन होगा। ये ज़्यादातर अमीबा, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा ऐसे जीवों में होता है। अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका में भी होता है। तो पहला इसका पार्ट है इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट का मतलब सिस्ट का बनना। सिस्ट क्या होगा, जब फेवर, यहाँ से प्रोसेस देखते हैं, अभी आप समझ जाएंगे सिस्ट क्या होता है। ये आपका अमीबा है, अमीबा में क्या होगा, अमीबा का ये स्यूडोपोडिया बाहर का एक लेयर होता है जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है, यानी असत्य पैर, ठीक है। बस ये हाथ पैर जैसी रचना दिखती है, मतलब आगे चलने में मदद करती है, पकड़ने में मदद करती है, इनगल्फ करने में मदद करती है, लेकिन वास्तव में ये कोई विशेष अंग नहीं होता है। ये बस वैसी काम करने के लिए बंद हो जाती है, लेकिन विशेष अंग नहीं होती, इसलिए फॉल्स फीट कहा जाता है। इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस। जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, यानी ऐसी अवस्था जिसमें जल की कमी हो जाए, ताप में कमी हो रही हो, या ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें लगता है कि अमीबा डेथ हो जाएगा, तो वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में तो अमीबा इरेगुलर शेप होता है, बिना आकार का, कभी न कभी वो मतलब वो हमेशा अपना आकार बदलता रहता है। जैसे कि शरीर में WBC कोशिकाएं होती हैं वो भी अमीबॉइड होती हैं, वैसे ही अमीबा क्या होता है, अपना शेप मतलब उसका कोई शेप नहीं होता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो क्या करता है, बिल्कुल सर्कुलर हो जाता है, गोलाकार रचना बना लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसको इंसिस्टमेंट प्रोसेस कहते हैं, यानी सिस्ट का बनना। इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब एक आवरण बनता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक सुरक्षित लेयर बनता है, यानी परत का निर्माण होता है जो 3 लेयर्ड होती है, ठीक ना, 3 परतों वाली रचना होती है। इसको सिस्ट वॉल कहते हैं। ये ऐसा होता है जो कि इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखे। अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है, ठीक ना। उसके बाद जब सिस्ट बन जाती है तब क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर वो कई बार डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होगा लेकिन मेनी टाइम्स होगा, कई बार, एक बार हुआ, फिर रीडिवीजन, फिर रीडिवीजन, फिर रीडिवीजन, ऐसे ही लगभग 500 से 600 न्यूक्लियाई यानी सूक्ष्म नई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। किसके अंदर,
जो सिस्ट रूप में अमीबा है उसके अंदर, ठीक ना। फिर क्या करेगा, जो न्यूक्लियाई मौजूद है 500 से 600 वो क्या करेंगी, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियाई के पास आने लगता है और छोटी छोटी सेल्स बना लेती हैं, स्पोर लाइक सेल्स, ठीक ना, जिसको अमीक्यूली कहा जाता है। अमीक्यूली का मतलब ये स्यूडो स्पोर्स कहा जाता है, ठीक ना। छोटी छोटी सेल्स बन जाती हैं, सिस्ट वॉल इस तरह से बना रहता है जब फेवर कंडीशन आता है, और ये तब तक पड़ी रहेगी जब तक क्या ना आ जाए, फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ गया, मान लीजिए बारिश हो गई, उसके बाद क्या होगा, इंसिस्टेशन प्रोसेस होता है, यानी एक जहां से कहीं ना कहीं जहां से सिस्ट ब्रेक हो जाएगी, ठीक ना, और जो छोटी छोटी इसमें से अमीक्यूली बनी थी वो बाहर आ जाएगी, ठीक ना। सिस्ट वॉल का ब्रस्ट होना, फट जाना, और छोटे छोटे नन्हे अमीबा का बाहर आना। अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसमें इसके चारों तरफ एक स्पोर केस है जिसमें वो बंद रहती है, और ये नई केंद्रक है जिसको न्यूक्लियाई कहेंगे, और ये उसका साइटोप्लाज्म जो अमीबा का यानी पेरेंट अमीबा का साइटोप्लाज्म है। फिर जैसे ये बाहर आएंगे तो सिस्ट पोर्स को, सिस्ट केस को छोड़कर यंग अमीबा बाहर आ जाती है। तो ये इंसिस्टमेंट यानी मल्टीपल फिजन था, एक ही अमीबा से अनफेवरेबल कंडीशन में वो बहुत सारी न्यूक्लियस मतलब बहुत सारी सेल्स का बनना और सेल्स का फेवर कंडीशन में बाहर आना, ये कहलाएगा मल्टी सेलुलर या सॉरी मल्टीपल फिजन कहलाता है, ठीक ना। अब इसके आगे देखेंगे कि सिस्ट क्या होता है, सिस्ट के में कितनी परतें होती हैं, उसका थोड़ा सा कंपोजिशन जानेंगे। चलिए अब जानते हैं कि इनसिस्टमेंट क्या होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। सिस्ट का बनना, पुटी भवन यानी एक ऐसी विशेष लेयर यानी परत का बनना जो अमीबा को उसके ऐसे कंडीशन में बचा के रखती है जो उसके फेवर में नहीं होता, जो उसके पक्ष में नहीं होता, ठीक है। तो इनसिस्टमेंट मतलब सिस्ट का निर्माण, अमीबा बिकेम सर्कुलर, जैसा कि फिगर में था, पहले अमीबा बिल्कुल सर्कुलर यानी गोलाकार बन जाती है, लूज मोस्ट ऑफ इट्स वाटर, और ये क्या करती है, अपने शरीर का बहुत सारा वाटर लूज कर देती है, निकाल देती है, हटा देती है। एंड सीक्रेट इज सिस्ट मेम्ब्रेन, और क्या सीक्रेट करती है और किसको स्रावित करती है, सिस्ट मेम्ब्रेन यानी पुट्टी झिल्ली को ये स्रावित करती है या आवरण को स्रावित करती है। द सर्व एज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो क्या सर्व करता है, ऐसा काम करता है, क्या काम करता है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी सुरक्षा आवरण बनाने का कार्य करता है, ठीक है, यानी उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखता है। क्लियर। यहाँ पर एक छोटा सा है, सिस्ट वॉल में कितनी परतें होती हैं, इसमें जबकि 3 था मतलब प्रायः जो होगा सिस्ट वॉल 4 लेयर होती है, इक्टोसिस्ट, मीजोसिस्ट, इंडोसिस्ट और ग्रेनुलर लेयर, ये 4 प्रकार के लेयर्स पाए जाते हैं। इक्टोसिस्ट थिन डेंस लेयर होती है, ये पतला लेकिन बहुत घना परत होती है। इसके बाद मीजोसिस्ट आती है, ये क्या होगी, थिकेस्ट लेयर होती है एंड कॉम्पैक्ट मटेरियल, ये बहुत मोटी लेयर होगी और बहुत कॉम्पैक्ट होती है, यानी ऐसे चीज़ों की बनी होती है जिससे ये उसको अनफेवरेबल कंडीशन में बचा के रखे। इसके नीचे होती इंडोसिस्ट होती है, ये बिल्कुल थिन लेयर होती है, जस्ट नॉट एज डेंस एज इक्टोसिस्ट, ये थिन पतली होती है लेकिन उतना नहीं जितना कि इक्टोसिस्ट यानी पहला लेयर होता है। इसके बाद ग्रेनुलर लेयर होता है, ये थिक होता है और ग्रेनुलर मटेरियल यानी कण रूपी पदार्थों का बना होता है। ज़्यादातर जो ग्रेनुलर होते हैं वो प्रोटीन पार्टिकल्स के ही होते हैं, ठीक ना। इसके बाद ये 3 सिस्ट का जो लेयर होता है, अभी जो आपने अमीबा में पढ़ा उसमें 3 ही परत पाए जाते हैं, ग्रेनुलर लेयर नहीं होगा। शुगर जो होगा इसमें, शुगर का कंपोजिशन होता है एंड एसिटाइल ग्लूकोज एमीन जो कि 90% पाया जाता है सिस्ट वॉल में, और ग्लूकोज 10% पाया जाता है सिस्ट वॉल में। तो सिस्ट वॉल का कंपोजिशन आपने जाना, सिस्ट वॉल है क्या, और इनसिस्टमेंट यानी सिस्ट का बनना, ठीक ना। फिगर में लास्ट में जब सिस्ट फटा होगा, फटने से पहले एक प्रोसेस लिखा है, एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ सिस्ट का फटना। तो 2 प्रोसेस हुआ, इनसिस्टमेंट जिसमें हमने जाना कि कैसे सिस्ट बनेगा, और एक्सिस्टेशन का मतलब होता है कि कैसे वो टूटेगा,
ठीक ना। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो वाटर कंटेंट आपको मिल जाती है और वाटर की वजह से वो पिघल जाता है और वो ज़्यादातर टूट जाता है। और भी इसके मतलब मेथड है जो बहुत ज़्यादा डीप है, आपके सिलेबस से उतना नहीं है। फिलहाल आप ये जानिए कि दो ही इसका मेथड है। पहला इंसिस्टमेंट है, दूसरा जो है सिस्टेशन है, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है जिसमें हम बाइनरी फिजन के बाद मल्टीपल फिजन पढ़ रहे हैं। मल्टीपल फिजन के बाद आप मल्टीफिजन में ही दूसरा जो है, पहला तो आपने जाना कि सिस्ट का फॉर्मेशन वाला मेथड था, अब बनता है बीजाणु जनन यानी स्पोरेलेशन होता है। इसमें भी होगा स्पोरेलेशन में क्या होगा, नॉर्मली अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। प्राय अमीबा में कौन सा फिजन होगा, हमेशा अमीबा में बाइनरी फिजन होगा, ठीक है ना। लेकिन स्पोरेलेशन टू कंडीशंस में बनती है, यानी बीजाणु अवस्था, बीजाणु बनने की अवस्था सिर्फ दो कंडीशन में होगी। कौन कौन सा, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि इन द सम स्पीसीज ऑफ अमीबा, ये जो प्रोसेस है अमीबा की कुछ ही प्रजातियों में देखा जाता है। और इसके बनने के बीजाणु जनन होने के दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये होगा कि सेल बहुत कमजोर हो जाए, ठीक ना, यानी उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है, तो लगातार समसूत्री विभाजन के कारण कोशिकाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं। दूसरा है अनफेवरेबल कंडीशन, यदि दूसरा कंडीशन आ जाए कि उसके फेवर में ना हो, अनफेवर कंडीशन आ जाए, इन दोनों दशाओं में स्पोरेलेशन होता है, ठीक ना। इसमें सिस्ट नहीं बनेगा, इसमें सिस्ट का निर्माण नहीं होगा, मतलब सिस्ट का निर्माण बिल्कुल नहीं होगा। बिना सिस्ट के ही ये लगभग 200 से लगभग 200 छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं। बनेगा कैसे, अमीबा वो क्या करेगा, उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यानी केंद्रक कला वो टूट जाता है और जो क्रोमैटिन पार्टिकल उसमें होते हैं जिसको हम ब्लॉक्स भी कहते हैं वो फैल जाते हैं। जैसे वो फटेगा, इसका मतलब सीधी सी बात है उसके अंदर जितना भी कंटेंट रहेगा वो बाहर आ जाएगा और कहाँ फैल जाता है, साइटोप्लाज्म में, यानी क्रोमैटिन पार्टिकल यानी ब्लॉक्स फैल जाते हैं। कहाँ पर सेपरेशन हो जाता है, साइटोप्लाज्म में। अब जो क्रोमैटिन ब्लॉक्स थे वो कहाँ मिल पाए गए, इन साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्रोमैटिन ब्लॉक्स मौजूद हो जाते हैं यानी बिखर जाते हैं। अब ये दो दो या तीन तीन के समूह में आ जाते हैं, दो दो तीन तीन क्रोमैटिन ब्लॉक एक साथ आते हैं जिससे एक ग्रुप बन जाता है। जब ये दो दो तीन तीन के समूह में आते हैं तो एक घना रचना बनता है जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी नया केंद्रक बनता है, ठीक ना। जैसे न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो जाता है, नए केंद्रक का निर्माण होता है, तो न्यूक्लियाई प्लस साइटोप्लाज्म यानी पेरेंट के साइटोप्लाज्म उस न्यूक्लियाई के चारों तरफ आ जाते हैं और एक लेयर के अंदर बंद हो जाते हैं जिसको हम स्पोर कहते हैं। लगभग 200 स्पोर बनते हैं। यहाँ उसका डायग्राम है, अमीबा है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, अनफेवरेबल कंडीशन है या फिर बहुत कमजोर हो जाए तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए फट गया है, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे क्रोमैटिन ब्लॉक्स इधर उधर बिखर गए। कहाँ बिखर जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। अब आगे क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जब ये क्रोमैटिन ब्लॉक्स इधर उधर बिखर जाते हैं तो दो दो तीन तीन के समूह में आकर एक नया रचना बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियाई यानी नई केंद्रक कहते हैं। जैसे न्यूक्लियाई बन जाती है तो अपने चारों तरफ के साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके एक झिल्ली में बंद हो जाती है, उस झिल्ली को स्पोर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बहुत सारा लगभग 200 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये तब तक पड़े रहेंगे जब तक क्या होगा, फेवर कंडीशन नहीं आ जाता है। जैसे उनके फेवरेबल कंडीशन आता है तो स्यूडोपोडिया जो उसके बाहर का लेयर है वो फट जाता है और छोटे छोटे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, ठीक ना। स्पोर्स बाहर आएंगे, यहाँ एक स्पोर को दिखाया गया है, इसके चारों तरफ का जो लेयर होगा वो स्पोर मेम्ब्रेन कहलाएगा। इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई पाई जाती है, ठीक है। जैसे फेवर कंडीशन आएगा तो ये इसको छोड़कर बाहर आ जाएगा और यह अमीबा बन जाता है। जैसे इसके पहले वाले में छोटा सा अमीबा निकलता हुआ दिखाया गया है, वैसे इसमें भी होता है, ठीक ना। आपने जाना कि अमीबा में कितने प्रकार के फ्यूजन हो गए। अमीबा में प्राय 3 प्रकार के फ्यूजन मिलते हैं। पहला बाइनरी जो पढ़ा आपने, दूसरा आपने इंसिस्टमेंट पढ़ा,
और तीसरा ये स्पोरेलेशन, ठीक है। इंसिस्टमेंट स्पोरेलेशन यानी बाइनरी द्विविभाजन आपने पढ़ा होगा। इंसिस्टमेंट में आपने पढ़ा कि क्या पुटी भवन का निर्माण होता है, यानी उसके चारों तरफ एक विशेष लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण हो जाएगा। और स्पोरेलेशन का मतलब हो जाएगा कि बीजाणु जनन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन से अपना अमीबा जो होगा वो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक ना। लेकिन कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो याद रखिएगा अमीबा में 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिले, वो भी एसेक्सुअल। पहला हो गया बाइनरी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के मिला। बाइनरी जो नॉर्मली सबसे ज्यादा बाइनरी ही होता है, और अगर फेवर कंडीशन नहीं है या उसका बहुत कमजोर हो गया है तो स्पोरेलेशन हो जाएगा, जिसमें सिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सिस्ट जब बनता है यानी बहुत ज्यादा अनफेवर कंडीशन आ जाए, बहुत विषम परिस्थिति आ जाए, तो इन सिस्टमेंट का निर्माण करता है, ठीक ना। आगे क्लास में हम जानेंगे मल्टीपल फिजन का ही, प्लाज्मोडियम के अंदर कैसे मल्टीपल फिजन होता है। प्लाज्मोडियम आप जानते हैं मलेरिया का कारक है, मेन जो एजेंट है मलेरिया का वो प्लाज्मोडियम है, वाहक मादा एनाफीज है, उसके बारे में जानेंगे। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करना चाहेंगे, जल्दी जल्दी वो बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर हो जाए, ठीक है ना। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा होगा उसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद उसको आप मेरे पास सेंड करिएगा, नोट्स जो बनाकर देख लिया जाएगा कैसे आपने बनाया है, ठीक है ना।